उन 3 दिनों में मुझे उस संसार की एक झलक मिल गई थी जिस संसार में मैं कभी नहीं होना चाहता था। हर इंटरव्यू से पहले ऐसा लगता था कि जैसे मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा लगता था कि मैं खुद के सपनों के साथ, खुद के हृदय के साथ समझौता कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल ओम शंकर। आप देख रहे हैं NK SNIC, भारत का नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट चैनल। और आज हम बात करेंगे मेरे 3 दिन के कॉलेज कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव के एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले ये जून 10, 11 और 12 इन 3 दिनों में घटित हुआ। हमारे कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया था और इस कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव में 8 कंपनीज़ आए थे इंडिया के विभिन्न कोनों से, और वो हमारा इंटरव्यू लेके हमें जॉब के लिए चुनने आए थे। इस कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव के शुरुआती कुछ पलों में मुझे एक अंदर से एक अनईजीनेस फील होना शुरू हो गया था। एक अटपटा सा एक फीलिंग महसूस हो रहा था मुझे कि जो HRs मुझे मेरे आगे दिख रहे हैं उनमें मुझे वो इंसान नज़र नहीं आ रहा जो मैं बनना चाहता हूँ। उनमें मुझे मैं भविष्य में कहाँ होना चाहता हूँ ये नज़र नहीं आ रहा था। तो मेरा हृदय बोल रहा था कि इनके आगे झुकना मेरी बस की बात नहीं है। तो वहीं से एक अनईजीनेस फील होना शुरू हो गया। अब मैं आपको मेरे पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इस कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव में कैसा था। तो 10 तारीख के 2-3 दिन पहले ही हमने इसका एडवर्टीज़मेंट देखा जो मास कॉम डिपार्टमेंट ने बनाया था, काफ़ी अच्छा था। तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं जा रहा, मैं कौन एग्ज़ाम के इतने पास 3 दिन देगा किसी एक चीज़ को, ठीक है। पर फिर ग्रुप में एक मैसेज आया कि दिस इज़ फॉर यू, आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, तो प्लीज़ अपना टाइम निकाल कर इसको एक मौका दीजिए, एक्सपीरियंस हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि यार बात तो सही है, जॉब मिलना ही है ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए मैं अंदर जाऊँ, कुछ इंटरव्यूज़ एक्सपीरियंस कर लूँ, है ना। तो ये भी एक थॉट था। पर जब ये मैसेज आया ना ग्रुप में कि यू शुड गो अहेड, पैन इंडिया में जॉब मिल रहा है, विल गेट टू एक्सपीरियंस, जाने का मौका मिलेगा, तब मेरे दिमाग में 2 मुख्य बातें चल रही थी। एक तो मैं दार्जिलिंग में अभी काफ़ी ज़्यादा रह चुका हूँ, कॉलेज भी यहीं से किया, तो मुझे अभी बाहर का एक्सपीरियंस लेना है टू मेक माई सेल्फ ग्रो इन डिफरेंट एवेन्यूज़ विच आई हैवंट एक्सप्लोर्ड एज ऑफ नाउ। फर्स्ट तो मुझे एक्सप्लोजर चाहिए था। सेकेंड, आई वांटेड टू गो आउट। मैं अपने इन्वायरमेंट से इतना तंग आ चुका था कि मुझे लग रहा था कि अब मुझे भाग जाना है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था भाग जाने का, ये सब कुछ ऐसे ही छोड़कर, जो एक पलायनवादी, एक हारा हुआ इंसान करता है, पर मेरे दिमाग में ही चल रहा था। तो मैंने इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर्स को कॉल किया, पूछा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से बेसिस पे आप इंटरव्यूज़ ले रहे हो, और डिटेल्स बताओ, हाउ कैन आई मेक द मोस्ट। मैं कैसे अपने आप को इतना अच्छी तरह से प्रिपेयर करूँ कि मैं इस मौके को हाथ से जाने ना दूँ। तो इसके लिए फिर मैंने कॉल किया, कॉल में कुछ बातें पता चली, उसके हिसाब से मैंने खुद को प्रिपेयर करना शुरू किया। फिर आया वो पल जहाँ पे मैं दोस्तों को भी पूछ रहा था कि आप लोग कर रहे हो या नहीं। उन्होंने भी कहा कि मैं भी कर रही हूँ, तो सही है। फिर उनको भी रजिस्ट्रेशन के साथ मदद किया। फिर मैंने भी रजिस्टर किया। वहाँ से पता चला कि CV बनाना है और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ये सब करना है। तो मैंने 9 तारीख को बैठकर 5 घंटा लगाकर CV बनाया, ठीक है। ये CV बनाते वक्त मैंने आपकी कक्षा से श्रद्धा, भाभी माँ बोलता हूँ मैं इनको, क्योंकि अभी हमारे भैया का नाम क्या है, अमन जी, क्योंकि अमन जी तो हमारे भैया है, कब से भैया थे, अभी श्रद्धा भाभी जी हो गई है। तो श्रद्धा भाभी माँ से उनके वीडियो से मुझे पता चला कि CV में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका CV माइक्रोसॉफ्ट के इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो मैंने उनसे आइडियाज़ लेके अपना CV बनाया कैनवा से। अब कैनवा मैं यूज़ करता रहता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल के सारे थंबनेल्स कैनवा में ही बनते हैं, कैनवा और InShot दोनों ऐप्स से बनते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है कैनवा के साथ। तो कैनवा में मैंने 5 घंटे लगा के अपना CV इतना ज़बरदस्त बनाया जिसका फ़ायदा मैं आपको कुछ देर में बताऊँगा। तो CV बना,
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लिए नया, सूट के साथ, ब्लेज़र के साथ लिया। तो वो सब करके मैंने बैकग्राउंड प्रिपरेशंस बहुत किए, कंपनीज़ के बारे में पढ़ा कि वो क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। कौन सा कंपनी एक BPO है, कौन सा कंपनी एडवेंचर कंपनी है, रॉकस्पोर्ट आया था जो एडवेंचर कंपनी था। हमारा सिलरीज शायद एक BPO है जो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो ये सब मैंने जाना। फिर मैंने जॉब के रिक्वायरमेंट्स, एक ऐसा एम्प्लॉय जो सेलेक्ट होगा उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ ढूंढ रहे हैं वो जॉब देने वाले लोग, इसका रिसर्च किया। और इसमें भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि ChatGPT चाहिए था उनको, एक ऐसा बंदा जो ChatGPT चलाना जानता हो। तो ChatGPT के साथ मेरा अच्छी दोस्ती हो गई है अभी, ठीक है, क्योंकि आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट टू। तो ये सब करते हुए फर्स्ट दिन आया। अब मैं फर्स्ट दिन में टाइम में पहुंच गया था, ठीक है, अपने दोस्तों से मिला जाने के बाद। फिर ये लगा मुझे कि मैं बहुत ही एकदम पॉजिटिव वाइब में था पहले दिन से ही, ठीक है। फर्स्ट दिन में ही मुझे कुछ लोग मिल गए जिनके साथ मैं अंत तक काफ़ी अच्छा एक रिलेशन बनाने जा रहा था। तो फर्स्ट डे में इनॉग्रेशन हुआ। इनॉग्रेशन में ही मुझे तब HRs दिख गए थे, HR रिक्रूटर्स दिख गए थे। मुझे ये फील हो गया था कि नहीं, दीज आर नॉट द पीपल दैट आई वांट टू बी लाइक। पता नहीं, शायद मेरा ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, पर अगर है तो है, ठीक है। तो पता चल गया था वो सब। फिर फर्स्ट कंपनी जिसकी बातें हमने सुनी वो थी एम्पोरियम। अब एम्पोरियम एक एविएशन में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो हमें ट्रेनिंग के बारे में बताने के लिए आए थे एक्चुअली। एम्पोरियम का जो HR थे ना, वो बहुत अच्छे थे एट हिज वर्क। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से एम्पोरियम का कोर्स बेचा ना, हमारे आंखों के सामने हमें इतना अच्छा सपना दिखा दिया। ही वॉज रियली गुड एट वॉट ही डिड। एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड, प्लीज़ सर्च एम्पोरियम क्या करता है और कैसे अप्लाई करना है। इट कुड बी ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है। एम्पोरियम में 1 घंटा बैठने के बाद मैं इतना थक गया था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट दिन में मैं सत्ता के साथ नहीं था ना, वहाँ पे मैं पावरफुल नहीं था। क्यों? क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू सेल माई स्किल्स टू द कंपनी। मैं अपने कौशल को बेच रहा था उन कंपनीज़ को। तो मैं फ्री नहीं था, मैं ऑथेंटिक भी नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैं बहुत थके जा रहा था, ठीक है। अब सेकेंड इंटरव्यू जो मैंने फर्स्ट दिन में दिया था वो सिलरीज़ का था। अब सिलरीज़ का इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया, ठीक है। क्यों? बिकॉज मैंने कॉन्फिडेंस ना पिछले 10 साल से प्रैक्टिस किया है। कैसे? बाय जस्ट बिकमिंग कॉन्फिडेंस। मैं पहले कॉन्फिडेंट थोड़ी था। जब टीचर्स कुछ पूछते थे तो मैं भी ऐसे करता था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है ये कि मैं भी ऐसे करके बात करता था, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पर। फिर जैसे तैसे सीखना शुरू कर दिया और मैं क्लास में बहुत ज़्यादा आंसर करता हूँ ना। कॉलेज में तो 3 साल हर क्वेश्चन का आंसर दिया है मैंने, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जब मैं 60 से 70 लोगों के बीच कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकता हूँ और वो भी ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू आंसर्स निकाल सकता हूँ, तो इंटरव्यू में तो हो ही जाएगा। नहीं, सिर्फ इंटरव्यूअर ही बैठे हैं आगे। तो सिलरीज़ का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उन्होंने मेरे CV के ऊपर एक स्टार भी लगाया, ये पॉइंट आउट करने के लिए कि हाँ, ये बंदा बहुत एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि आई सोल्ड देम अ बॉटल ऑफ वाटर, ये सब किया था। तो अच्छा गया इंटरव्यू। इसलिए इसके बाद मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैंने टेक महिंद्रा का इंटरव्यू दिया ही नहीं, क्योंकि मेरा सर में दर्द करने लगा था। क्यों? फर्स्ट डे में बहुत डरा हुआ था, यही बोल सकते हैं। और मैं सच बोलूँ तो एक मास्क जैसा पहन रहा था टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स। समझ में आ रहा है आपको कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, इसलिए मैं ये एक मुखौटा पहन के चल रहा था। और जब आप खुद से झूठ बोलते हैं, जिम कैरी ये बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप ये जो मुखौटा पहन के चल रहे हो ना, उसके साथ तंग आ चुके हो। सो ऑथेंटिक सेल्फ को बाहर निकालने का ज़रिया है डिप्रेशन। तो मेरे साथ भी यही हुआ फर्स्ट डे में। तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस ख़त्म हुआ। शाम को आकर मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस तो उतना अच्छा गया ही नहीं। मैं तो थक के वापस आ रहा हूँ। आई डिडंट इवन एंजॉय इट सो मच। रात के मेडिटेशन में मैंने खुद को ये प्रश्न पूछा कि एम आई डूइंग द राइट थिंग। और जब मेरे हृदय ने मुझसे आंसर किया तब मुझे पता चल गया था कि आई एम नॉट
डूइंग द राइट थिंग, क्योंकि मैं अपने एक्चुअल गोल को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कल से कि मैं जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये थॉट अभी तक क्रिस्टलाइज नहीं हुआ था, तो टाइम लगने वाला था कि ये थॉट क्रिस्टलाइज होने में, पर थोड़ा सा मुझे अंदर से लग चुका था कि अगर मुझे जॉब आगे से मिल भी जाए ना तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी मुंबई जाके अपना ये ट्रैजेक्टरी जो है ना उसको बिगाड़ना नहीं है। मुझे अभी घर पे रह के अपने आप के ऊपर इतना काम करना है कि 3 साल बाद जब मैं अपना सर उठाकर संसार को दिखाऊं, तब संसार ये सोचे और ये जाने कि ये एक वैल्यूएबल इंसान है और इनके साथ मुझे काम करना है, ना कि इनको मेरे लिए काम करना चाहिए, नहीं, इनके साथ मुझे काम करना है, ठीक है। ये थॉट निकलने लगा। अगले दिन फर्स्ट ही इंटरव्यू टैलेंट कॉर्नर का था, ठीक है। टैलेंट कॉर्नर के साथ अच्छा गया इंटरव्यू। मेरा सीवी अच्छा था, मेरे सीवी में मैं एक्सपीरियंस भी डाला था, मेरे यूट्यूब का एक्सपीरियंस डाला था, मेरा बाकी एक्सपीरियंस भी डाला था, ठीक है। तो इनके साथ मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बात किया, उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, क्योंकि अब तो मुझे बेचना नहीं है खुद को, है ना। इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि मेरा यूट्यूब का स्किल्स, मेरा अंकुर वारिकू जी से किया हुआ यूट्यूब का कोर्स, ये सब देख के उनको पता चल गया था कि दिस इज़ अ वर्दी गाय, ठीक है। और मुझे ये पता है कि एक एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉई से क्या चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स एक एम्प्लॉयर डिमांड करता है एक एम्प्लॉय से, उससे ज़्यादा अगर मैं देने की कोशिश कर दूँ तो वाई विल नॉट अ कंपनी हायर यू, ठीक है। तो यही मैं करता गया, आई सोल्ड माई स्किल्स सो वेल, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया था कि अच्छा चलो ऑलमोस्ट फाइनल, जॉब ऑलमोस्ट पक्का हो चुका था, बिकॉज दैट्स द थिंग, जब आपको पता हो एक एम्प्लॉयर को क्या चाहिए और वो एम्प्लॉय देने के लिए राज़ी हो उससे भी ज़्यादा, तो वाई विल नॉट अ कंपनी हायर यू, है ना। तो ये सब करते हुए शी वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड, मेरा CV भी उनको बहुत पसंद आया। मैंने ये भी सुना कि मेरे इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जब मैं निकल गया था वहाँ से, HR रिक्रूटर ने मेरा CV को एग्जाम्पल बनाकर सबको ये कहा कि एक CV ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तब पता चला कि वो जो 5 घंटे डाला था दैट वॉज वर्थ इट, ठीक है, दैट वॉज वर्थ इट। तो टैलेंट कॉर्नर का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, पर मैंने उनको मुंह पे ही बोल दिया था कि नो, आई डोंट वांट द जॉब। आपको पता है ये कितना लिबरेटिंग था मेरे लिए कि अब तक मैं ऐसे झुक के इंटरव्यू दे रहा था कि मुझे जॉब दे दो। अभी टैलेंट कॉर्नर की HR मुझे बोल रही कि ऑलमोस्ट जॉब है, नाउ यू विल हैव टू अग्री विद द इनिशियल पेमेंट, और ये जो इनिशियल प्रोसेस है उसके साथ अगर तुम अग्री कर लो तो डन डील, ठीक है। पर मैंने बोल दिया कि नो, आई एम नॉट इन फॉर दिस। उसके बाद जो एक मुस्कान मेरे चेहरे पर आया ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ पावरफुल दैट वॉज। इतना पावरफुल था, तब मुझे लगा कि मैंने अपने हृदय को इतना बड़ा बनने का मौका दे दिया है, ठीक है। मैं बहुत खुश था उस समय कि यार आई हैव लिसन्ड टू माई हार्ट, मैंने अपने हृदय की बात सुनी। टैलेंट कॉर्नर का बहुत अच्छा इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद वहाँ पर रॉकस्टार का इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने रॉकस्टार के लिए नाम लिखाया। काफ़ी टाइम ले रहे थे वो लोग, ठीक है। और जैसे ही मुझे लगता था कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं खाना खा ले निकल जाता था। काफ़ी लोग ऐसे थे जो भूखे इंटरव्यू देते जा रहे थे, मैं अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो मैं कैंटीन गया, कैंटीन में आंटी लोग इतने अच्छे हैं, माँ की तरह खाना परोस रहे थे। मैं फ़ोटो डाल दूँगा, ठीक है, कैंटीन में जो खाना मिल रहा था मुझे उसका। तो कैंटीन में खाना खा के वापस गया। रॉक स्पोर्ट्स तक पहुँचते पहुँचते मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो चुका था। रॉक स्पोर्ट्स में मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने इंटरव्यूअर को ही इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। मतलब मैंने इंटरव्यू को ही प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। ये पूछना शुरू कर दिया कि मेरा इंटरव्यू कैसा जा रहा है, व्हाट आर द थिंग्स आई कुड इम्प्रूव मेरे इंटरव्यू में, ये सब पूछना शुरू कर दिया। तब तक मैं कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहा था इंटरव्यूअर को, ठीक है, कि ये स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, कीप स्माइलिंग, ऐसा सब कुछ बोलने लगा था। तो बहुत अच्छा गया रॉक स्पोर्ट्स का भी। उसके बाद रॉक स्पोर्ट्स के बाद मैंने बाकी इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि विप्रो का बहुत लंबा लाइन था, बहुत लंबा लाइन, ठीक है। तो विप्रो भी मैंने उस दिन नहीं दिया। तो उस दिन मैं घर आया, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था। और उस दिन मुझे पता चला कि मेरा ट्रू पर्पस ये जॉब्स के लिए अप्लाई करके एक एम्प्लॉय बनना नहीं है। मेरा ट्रू पर्पस कुछ और है, मैं कुछ सी और चीज़ के लिए बना हूँ। इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है।
थर्ड डे तक तो मैं आसमान में उड़ रहा था, ठीक है। तो अफसर वेंचर्स का था पहला इंटरव्यू, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन था, इंटरव्यू नहीं था। तो ग्रुप डिस्कशन में तो मैं माहिर हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले 3 साल से कॉलेज में हर प्रश्न जो टीचर पूछ रहा है, ऑलमोस्ट हर प्रश्न, उसका आंसर मैं ही दे रहा हूँ, और हर बार दे रहा हूँ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाकर, थोड़ा क्लैरिटी बढ़ाकर, थोड़ा इम्प्रूव करते हुए कि इस बार मैंने ये गलती कर दी अपने आंसर बोलने में, इस बार मेरा आंसर बहुत लंबा हो गया, इस बार मेरा आंसर में क्लैरिटी नहीं था। तो इम्प्रूव करते 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 अफसर बेंचेस का जब जीडी हुआ, ग्रुप डिस्कशन, 5 मिनट मिला था सोशल मीडिया के बारे में बोलने के लिए, एंड आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। पता चल रहा है आपको स्केल, जिस स्केल में मैं प्रिपेयर्ड था इस सब के लिए, बहुत अच्छा फोड़ दिया ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन होने के बाद हम वहाँ से निकल गए। फिर रॉक स्पोर्ट्स का इंटरव्यू होने वाला था, मैंने अपना नाम लिखाया, पर रॉक स्पोर्ट्स का इंटरव्यू बहुत इंतज़ार करने पर भी नहीं हुआ। तब तक मुझे पता चल गया था कि टाइम लगेगा, इसलिए मैंने विप्रो में अपना नाम दे दिया। विप्रो में नाम देने के बाद कुछ समय वेट करने के बाद विप्रो में नाम आया। विप्रो में भी इतना झकास गया ना इंटरव्यू, क्या कहें। मैंने इंटरव्यू से ही पूछ लिया कि आप इतने सालों से इंटरव्यू करते हुए आ रहे हैं, आपको मेरे इंटरव्यू में ऐसा क्या लगा जो इम्प्रूव हो सकता है, और ऐसा क्या लगा कि मैं कौन सी चीज़ों में मैं अच्छा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंट हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है तुम्हारी, थैंक्स टू यूट्यूब, ठीक है। तो ये सब करते हुए फिर बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, और फिर विप्रो का भी ख़त्म हुआ, और उस दिन के एंड वाले इंटरव्यू में अफसर बेंचेस का सेकंड राउंड के लिए मैं सेलेक्ट हो गया था। और फिर इसमें 1-on-1 सीईओ के साथ, ये तो पर्सनल इंटरव्यू टाइप था, पर इसमें 2 और लोग थे मेरे साथ, ठीक है। इसमें भी फोड़ डाला मैंने, आई इम्प्रेस्ड द इंटरव्यू। उन्होंने कहा भी कि यार इस बंदे ने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, क्योंकि मैंने ये कहा कि मैं इनिशियली सैलरी के लिए भूखा नहीं हूँ, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अगर मुझे खुद को प्रूव करने का मौका मिल गया, फिर तो मैं हक से इंक्रीमेंट मांगूंगा अपने सैलरी में। तो ये कहने के बाद इंटरव्यू काफ़ी इंप्रेस हो गए, पर फिर मैंने गलती पता है क्या कर दी, मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। वो इस ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हुए मुझे तोड़ना ज़रूरी था, ठीक है, मुझे तोड़ना ज़रूरी था। तो अभी बाकी सारे इंटरव्यूअर्स तो बेसिक इंटरव्यूअर्स थे, पर जब मैं सीईओ के साथ बात कर रहा हूँ तब आई एम मीटिंग मैस्कुलिन एनर्जी विच इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि वो पैन इंडिया इंटरव्यूज़ कर चुके हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, और मेरा कॉन्फिडेंस अभी के लिए बेसलेस है। मैं सिर्फ ये भरोसा करता हूँ कि आई एम वैल्यूएबल, बिकॉज आई एम वैल्यूएबल, पर उसका भी प्रमाणित रूप में कोई दिखने लायक कोई प्रूफ है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो जब बेसलेस कॉन्फिडेंस और प्रूफ वाला कॉन्फिडेंस जब टकरा गया, तब उन्होंने बाजी मार ली, उन्होंने मुझे तोड़ दिया वहाँ पर, ठीक है। कैसे तोड़ा? उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे इनिशियल सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि आप ये बताओ कि आप फ्रेशर्स को पे कितना करते हो, उसके हिसाब से हम नेगोशिएट करेंगे। अब ये एक माइंड गेम है जो हर रिक्रूटर खेलता है। वो बताते नहीं कि इनिशियल पे कितना है, वो एक ऐसा व्यंग्यात्मक मुस्कान लेकर तुम्हें ही पूछते रहेंगे कि तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें कितना चाहिए, ठीक है। और तब तक तो मेरा कॉन्फिडेंस आसमान में था, इसीलिए मैंने बोल दिया कि 40,000 रुपये बल्कि वो सिर्फ 10,000 से 15,000 ही दे रहे थे अभी ये ट्रेनिंग पीरियड के स्टाइपेंड के रूप में। मैंने बोल दिया 40। तो उनको ये बात खटक गई। उन्होंने मुझे कहा कि और यहाँ पर वो थोड़ा सा अग्रेसिव होने लगे, ठीक है क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई ऐसा बंदा मिल रहा है शायद उनको जो झुकने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो उनका झुकाना शायद था मुझे, या फिर शायद मुझे ऐसा लगा। तो उन्होंने मुझे तोड़ना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया कि 40,000 में मैं तुम्हें क्यों लूँ, जबकि मैं 5 से 6 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा हायर कर सकता हूँ इसी सैलरी में। बात सही थी, और वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया। हालांकि मेरे पास आंसर्स थे, पर मेरा कॉन्फिडेंस हिलने लग गया था, ठीक है। मैं थोड़ा सा डरने भी लग गया था। तो मैंने वहाँ पे हार मान ली और मैं बुरी तरीके से हार गया, और वहाँ पे मेरा ईगो भी टूट गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेरी गुड निखिल, यू आर वैल्यूएबल, यू आर गुड, यू आर वर्दी, पर अभी मुझे एक्शन ओरिएंटेड बनकर एक्शंस के ऊपर काम करना होगा। सो ये एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद ना, मेरे अभी ग्रेजुएशन डे तो कुछ दिन पहले हो गया, ग्रेजुएशन डे का व्लॉग मैं कुछ दिन में डालूंगा, ठीक है। अब कॉलेज खत्म होने के बाद ना मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगा कि मैं खुद के ऊपर इतना ज़्यादा काम करूँ
खुद के बिजनेस के ऊपर इतना ज़्यादा काम करूँ कि आई हैव इनफ प्रूफ ऑफ माई वर्थ। यू सी, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे हवा वाला कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंस इसलिए हो क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ। नहीं, मैं कॉन्फिडेंस इसलिए हो क्योंकि मेरे पास रिजल्ट्स है यार, मेरे पास प्रूफ है दिखाने के लिए। एलेक्स हरमोजी एक बोलते हैं कि एविडेंस होना चाहिए, ना कि अफर्मेशंस। एविडेंस होगा जब आपके पास कि मैं बहुत अच्छा हूँ मेरे काम में, तो कॉन्फिडेंस तो आप हो ही जाएंगे। नहीं, सो दिस वॉज द होल एक्सपीरियंस विद द इंटरव्यू थिंगी। अब 2 से 3 जगह से जब जॉब ऑलमोस्ट आपके हाथ में होता है, उसको नो बोलना एक बहुत रिस्की चीज़ होता है, क्योंकि मैंने अपने चारों ओर देखा है जॉब के लिए लोग बहुत ही बेकाबू, बेताब, बेचैन से हो जाते हैं एक समय के बाद। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है जहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हो कि अभी मुझे आपसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का ध्यान खुद से रख सकता हूँ। ये बोलना एक बहुत बड़ी बात होती है 21 साल की उम्र में। ये अपॉर्चुनिटी छोड़ देना थोड़ा रिस्की है। उस इंटरव्यू में भी मुझे नज़र आ रहा था कि लोग तलवे चाटने के लिए तैयार है एचआर्स के, फॉर द जॉब। खुद के रूह के साथ समझौता करने के लिए तैयार है एक जॉब के लिए। जब ये सब दिखता है ना, तब एक अंदर से एक आवाज़ बोलती है कि यार तू सही तो कर रहा है ना, रिग्रेट तो नहीं होगा बाद में जाके। पर फिर हृदय की आवाज़ को हम कैसे नकार दें, है ना। तो इसी के चलते मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपकी सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ले या ना ले। 80 to 90 to almost 95% ऑफ पीपल थ्राइव एज एम्प्लॉयज़। दूसरों के लिए काम करके वो बहुत अच्छा करते हैं, इनफैक्ट दे आर मेड फॉर दैट। ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल। बस कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस करना ही नहीं चाहते ना, ये तो नहीं करना ही बेस्ट है, क्योंकि अपने हृदय को कब तक कम्प्रोमाइज़ करोगे। नहीं, मैंने इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को नो इसलिए बोला क्योंकि मेरा खुद के लिए जो प्लान है ना, उसके कंपैरिजन में ये अपॉर्चुनिटी एक कॉम्प्रोमाइज़ था। अगर आपको एक सोने का किला मिल रहा है, सोने का किला, तब आप एक बंगलो क्यों ही लेंगे। बंगलो इज़ अ गुड थिंग। अगर आप एक रेंट के घर में रह रहे हैं तो आपको खुद की बंगलो मिल रही है, पर आपको सोने की किले मिल सकती है। थोड़ा सा और पेशेंस, थोड़ा सा और हार्डवर्क करके तब आप क्या करेंगे, सोने के किले की तरफ जाएंगे ना, बंगलो क्यों लेंगे। सो मेरा प्लान भी, मेरा सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही है, जो आपको फ्यूचर में ज़रूर पता चलेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे अपने पर्पस और अपने स्किल के बारे में पता चला कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। मैं दूसरों को इंस्पायर करने के लिए बना हूँ। इस पूरे प्रोसेस में ना मैं एकदम अपने बेस्ट में था इन 3 दिन। आई वॉज अ प्रोटेक्टर, आई वॉज अ प्रोवाइडर। मैं सबको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था, एंड आई हैड द स्किल्स, आई हैड द कैपेसिटी टू डू दैट। रजिस्ट्रेशन से लेकर ख़त्म होने तक सबको मदद कर रहा था। आई वॉज राइट देयर, आई वॉज डूइंग गुड। ठीक है, मैं इंस्पायर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ना, मैं सबको इंस्पायर कर रहा था। मेरे दोस्त लोग जो थे वो इस इंटरव्यू के सेकंड डे से ही ऑलमोस्ट सेकंड डे तो क्या, फर्स्ट डे से ही थोड़ा सा निराश हो गए थे कि यार इसके लिए हमने 3 दिन निकाला, इसके लिए हमने 250 रुपये निकाले। ऐसा एक वाइब आना शुरू हो गया था मेरे दोस्तों के बीच। तो सेकंड डे से तो ऑलमोस्ट हार मान ही चुके थे, पर पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसा भूत चल जाता है कि आई रियली वांट टू सपोर्ट पीपल। तो ये करते करते मैंने उनको लास्ट इंटरव्यू तक घसीटा। ठीक है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, एक इंटरव्यू उनका बहुत अच्छा गया पर सेकंड राउंड में बुलाया नहीं गया, उससे वो बहुत निराश था। अफसर वेंचर्स का इंटरव्यू वो नहीं देने वाला था, पर मैंने उन्हें मोटिवेट किया कि ज़्यादातर लोग इस आखिरी पड़ाव में आके क्विट कर देते हैं जहाँ पे वो जीतने वाले होते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं करना। उन्होंने वो इंटरव्यू दिया, वो सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए, एंड ही वॉज रियली हैप्पी। एंड उन्होंने मुझे आके बोला कि यार एवरी वर्ड यू से मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वजन रखता है। आई बिलीव एंड आई ट्रस्ट व्हाट यू टेल। आई वाज लाइक सो हैप्पी। सेकंड, मेरी दूसरी दोस्त, वो भी ऑलमोस्ट कह रही थी कि मुझे इंटरव्यू नहीं करना, लाइन बहुत लंबी है, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, मैं जितनी बार भी उनसे मिला, मैंने उनको कहा कि इंटरव्यू तुम्हारा टर्न आने वाला है, कॉल करके बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू तुम्हारे टर्न आने वाला है, गो इन। फिर आखिरी पड़ाव में उनके अंदर से ये बात आई कि मुझे इंटरव्यू देना चाहिए। ठीक है, वो आई, उन्होंने इंटरव्यू दिया। जब उन्होंने इंटरव्यू ख़त्म करके वो रूम से बाहर निकली ना, तब मैं रूम के बाहर ही इनका इंतज़ार कर रहा था। उनके मुंह में जो मुस्कान थी ना, वो देखकर मुझे लगा कि भाई साहब वेरी गुड डिसीजन,
उन्होंने मुझे कहा कि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, कल और परसों से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और उन्होंने मुझे पर्सनली आके कहा कि थैंक गॉड तुमने मुझे कहा कि इंटरव्यू करो, नहीं तो मैं आती भी नहीं। तब मुझे पता चला कि वाओ, ये है मेरा असली स्किल, तो पीपल के साथ कनेक्ट होना। फर्स्ट डे में ही मैंने काफ़ी सारे दोस्त बना लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभिनव, रुफस और आयुष नए दोस्त बन गए मेरे सलेशन कॉलेज से। फर्स्ट डे में मैं सरगम से भी मिल गया था। सरगम, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो, पता नहीं देख रही होगी शायद, इतने लंबा वीडियो में कौन ही देखेगा, नहीं। तो सरगम से मिल गया था फर्स्ट डे में। फिर काफ़ी और लोग, रोहित, यश, ये वॉलंटियर्स के साथ भी मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। बहुत सारे लोग मिले थे। दीपाशना, इफ यू वॉचिंग दिस, सो थैंकफुल टू हैव मेट यू। इस एक्सपीरियंस से मेरा मेजर टेक अवे यही था कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को जाना, लोगों के बारे में मुझे ये बात पता चल गई कि हर इंसान के अंदर था ना एक दिव्यता, हर इंसान के अंदर ना एक दिव्यता होती है, हर इंसान स्पेशल होता है, एंड एवरी पर्सन इज़ वर्दी ऑफ लव। के अंदर कुछ ना कुछ खास बात ज़रूर होती है। विप्रो के इंटरव्यू के बाद मैं बहुत खुश था, ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और मेरी दोस्त, उनका भी इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, तो दोनों ही खुश, ठीक है। उस दिन मुझे घर भी जल्दी नहीं आना था, तो मैंने क्या किया, आई गैदर्ड करेज, मैंने साहस को इससे जुटाकर मैंने अपनी दोस्त को कॉफ़ी के लिए पूछ लिया, विच इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पर मैंने किसी महिला को कॉफ़ी के लिए पूछा था, ठीक है। तो मैं बहुत खुश था, एंड शी डिडंट से यस डायरेक्टली, मुझे थोड़ा सा और मनाना पड़ा, पर कॉफ़ी के लिए मान गई थी दोस्त, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसी दिन मैं एक दूसरी दोस्त के साथ भी घर लौटा, जहाँ पे मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया उनके साथ एक ही मीटअप में। सो दिस वॉज लाइक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस एट द एंड। अब मैं बात करूँगा मेजर 2 टेक अवेज इस एक्सपीरियंस के। पहला, अपने हृदय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का। अगर आपका हृदय बोल रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, तो नहीं है, देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर वेट कर रहा है, अगर आप पेशेंस, धैर्य धारण करके पुरुषार्थ करने के लिए तैयार है तो। पहला तो ये टेक अवे है। सेकंड टेक अवे ये है कि अगर आपको जेन्युइनली इन जॉब्स के लिए जाना है, जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर मेरे लाइफ में ये मेरा पर्पस के बारे में मुझे पता नहीं होता, अगर मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं होता, जिसके लिए मुझे दार्जिलिंग में होना है अभी, ये सब नहीं होता ना, तो मैं कब का चला गया होता इस जॉब को लेकर। वहाँ पे जाता, एक्सपीरियंस बटोरता, ठीक है, और आई वुड जस्ट गो आउट देयर एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस। अगर आपको ऐसे जॉब्स के लिए अप्लाई करना है और पहुँचना है, तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रखर भैया के पॉडकास्ट में भी ये सुना कि वो भी यंगस्टर्स को यही एडवाइस देंगे, मुझे भी यही पता चला। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास किसी भी एक स्किल में बहुत अच्छी मास्टरी है, तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है संसार में जहाँ पर आपको जॉब करने का मौका नहीं मिलेगा। तो वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स, वर्क ऑन योर हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनैलिटी, योर कॉन्फिडेंस, इन सब के ऊपर काम कीजिए। सेकेंड, हार्ड स्किल्स मतलब टेक्निकल स्किल्स जो होते हैं, मतलब सेल्स, मार्केटिंग, यूट्यूब, HR मतलब हायरिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, एनी ऑफ दीज स्किल्स, मास्टर इट। जब आपके पास सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों होंगे, हार्ड स्किल्स टू एक्चुअली वर्क, सॉफ्ट स्किल्स टू सेल दीज, ठीक है, तुम्हें प्रेजेंट भी तो करना है ना। जब ये तुम्हारे पास होगा तो नो वन विल बी एबल टू रिजेक्ट यू। ऐसा कोई भी संसार में जगह ही नहीं बना जहाँ पर एक स्किल्ड इंसान की महत्व, वैल्यू, इंपॉर्टेंस ना हो। तो यही था पूरा एक्सपीरियंस। आई ग्रो एज अ पर्सन थ्रू आउट दिस एक्सपीरियंस, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा था। पहले ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ऐसे हृदय को ऐसे सिकोड़ रहा हूँ किसी और के अंदर ऐसे झुक के। किसी और के अंदर झुकना भी मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, पर गलत इंसान और गलत अवसर के आगे से झुकना ना मुझे भाया नहीं, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, काफ़ी लंबा बन चुका है। क्या करें, अभी एक्सपीरियंस इतना अच्छा था तो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते ना, जो बोलना है वो तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसे ही और वीडियोस हर वीरवार आते हैं। अगर मेरा एग्ज़ाम चल रहा है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी वीक मिस ना हो, ठीक है। तो मिलेंगे फिर से अगले वीरवार। तब तक के लिए भी जेन्युइनली सेटिस्फाइड विथ हु यू आर टुडे, बट नेवर विथ हु यू कैन बी टुमारो। कभी भी कल तुम जिस मुकाम में पहुँच सकते हो ना, उसके साथ तुम सेटिस्फाई हो गए तो फिर क्या जीवन बेटा, क्या जीवन। अच्छा,
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।